Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. First, I'll tell you about myself. I'm Shehzad and almost 1 year पहले मैं यूके आया था स्टडी वीज़ा पर और मैंने जो है वो मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था। इस टाइम पे एक बहुत ही हॉट इशू चल रहा है तमाम ही एशियन कंट्रीज़ में, बट स्पेशली इन पाकिस्तान। हर कोई जो है वो अब्रॉड आना चाहता है स्टडी वीज़ा पर, बट उनको बिल्कुल भी जो है वो प्रोसेस नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वो तमाम का तमाम प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके अलावा आपका कितना एक्सपेंस आएगा हर एक डॉक्यूमेंट पर। तो ये सिर्फ जो वीडियो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बाकी की तमाम एशियन कंट्रीज़ जैसे कि आपके जो है वो बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, और आप इन तमाम की तमाम किसी भी कंट्री से अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम चेंज हो सकते हैं और इसके अलावा जो उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है उसकी अमाउंट चेंज हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि करेंसी जो है उसकी वजह से। तो अगर आपका जो है वो होमवर्क कंप्लीट होगा, आपको पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर आप जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा पर आना चाहते हैं तो कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है वो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक जो है वो अर्जेंट बेस पे बनता है और एक नॉर्मल बेस पे बनता है। नॉर्मल बेस वाला जो है वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो 10 to 15 डेज़ में मिल जाता है, और जो आपका अर्जेंट बेस होता है वो आपको 4 डेज़ में मिल जाता है। तो आप जो है वो नॉर्मल अगर बनवाएं तो उसमें कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट के बाद जो है वो आपको जो है वो सेकंड चीज़ पे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में वो लोग जो है जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास जो है वो एसएससी यानी कि मैट्रिक और एचएसएससी यानी कि एफएससी, इन दोनों की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और जो लोग मास्टर के लिए कर रहे हैं उनका जो है वो थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो उनके पास जो है वो एसएससी, एचएसएससी और इसके अलावा उनके पास जो है वो बैचलर की जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपको जो है वो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे अपने किसी भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से। जिस तरह के मैंने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेप्ट किया जाता है जो कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह के कॉमसेट है, यूईटी है, बहरिया है, एयर यूनिवर्सिटी है। बट यहाँ पर जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनके जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि 100% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को एक्सेप्ट करती हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो आप जो है वो बाकी के टेस्ट दे सकते हैं जैसे कि आइल्स, उसके अलावा लैंग्वेज सेट, डोलिंगो और ऑक्सफोर्ड। जो आइल्स है इसकी जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है और वो है 100%। इसमें जो है वो आपको 6.5 बैंड अबव चाहिए होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 6 बैंड पे भी एक्सेप्ट करती हैं, बट किसी भी मॉड्यूल में जो है वो 5.5 बैंड से लेस नहीं होना चाहिए। बाकी लैंग्वेज सेट जो है वो उसकी रेशो जो है वो 50 to 60% है, और डोलिंगो और ऑक्सफोर्ड की जो है वो रेशो एक्सेप्टेंस वो 10 to 15% है। तो आपको जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आइल्स पे करना चाहिए। जितना आपका अच्छा बैंड होगा आइल्स में उतने ही ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो जितनी एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा होगा आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की चॉइस कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों के जो है वो माइंड में ये चीज़ इंजेक्ट हुई भी है कि आइल्स जो है वो काफ़ी मुश्किल है और वो इसी वजह से जो है वो दूसरे लैंग्वेज टेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसा है कि आइल्स जो है वो इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने उसको बनाया हुआ है, और इतना आसान भी नहीं है। तो इसके लिए जो है वो कुछ टेक्निक्स होती हैं, और अगर आपको वो टेक्निक्स जो है वो पता हो तो आप इजीली जो है वो 6.5 से अबव बैंड ले सकते हैं। तो अगर आपको वो टेक्निक्स वगैरह जाननी है तो आप मुझे बता दें मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में, तो मैं इस पर जो है वो एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ। तो इसीलिए जो है वो आप पहला फोकस आइल्स पे रखें। बट पाकिस्तान में मैंने देखा है कि वो लोग जो हैं वो काफ़ी सारे लैंग्वेज सेट की तरफ मूव कर जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आइल्स काफ़ी मुश्किल है। और जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट भी जो है वो आपको जो है वो आइल्स की जगह पे लैंग्वेज सेट जो है वो रेकमेंड करता है, क्योंकि उसमें उन्हीं का ही फ़ायदा है और वो काफ़ी सारे पैसे आपसे लैंग्वेज सेट के बिना पर ले लेते हैं। लैंग्वेज सेट में वो आपको ये बोलते हैं कि हम आपके 3 मॉड्यूल्स पास करवाएंगे और एक मॉड्यूल आपको खुद पास करना पड़ेगा जो कि स्पीकिंग होगा।
और बाकी के 3 जो होते हैं वो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है वो खुद पास करवा देते हैं। बट आजकल जो है वो यूके में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, लैंग्वेज सेट को। और उसमें जो है वो लैंग्वेज सेट में वो सेंट्रल बेस को एक्सेप्ट करती हैं, और सेंट्रल बेस जो है वो फुली सीसीटीवी ऑपरेट किया जा रहा होता है। तो उसमें जो है वो आपका जो है वो बिल्कुल भी फ्रॉड जो है वो नहीं चल सकता। तो इसीलिए जो है वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आइट्स रखें, क्योंकि जब ऑब्वियसली आप जब यूरोप में आएंगे तो आपको पता है कि आपने हर किसी जगह पर इंग्लिश ही बोलनी है। तो आप किस लिए जो है वो इजी वे को जो है वो आप अप्रोच करें। आप पहले ही अपनी जो है वो इंग्लिश को इम्प्रूव करके वहाँ से आएँ, ताकि जो है आपको वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी जो है वो आपको मैंने तकरीबन जो है वो दोनों मेन लैंग्वेजेस टेस्ट के बारे में बता दिया। इसके अलावा डोलिंगो और ऑक्सफोर्ड जो है वो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 10 to 15% जो है वो रेशोज़ जो हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ की वो एक्सेप्ट करती हैं। तो बेस्ट ये है कि आप जो है वो आइट्स की तरफ जाएं, और अगर आपका आइट्स का टेस्ट पास है तो ऑलमोस्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, चाहे आप वो खुद अप्लाई करते हैं या आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं, तो उसमें जो है वो आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर हो जाता है। और अनकंडीशनल जो है वो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन जो है वो रह जाती है, और वो कंडीशन होती है कि आप फीस जमा करवाएं। टीपी टेस्ट जो है वो आपको चाहिए होता है, तो इसमें जो है वो कुछ लोग जो है वो आपको रेकमेंड करते हैं कि आप टीपी टेस्ट बाद में करवाएं, और कुछ जो है वो आपको ये कहते हैं कि आप जो है वो पहले करवा लें। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप टीपी टेस्ट पहले करवा लें। टीपी टेस्ट में जो है अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है वो कुछ क्लिनिक्स जो है वो एफिलिएट हैं जिनका जो है वो टीपी टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अजीज़ मेडिकल को जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। टीबी टेस्ट की जो है वो कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 12,000 से 15,000 के बीच में है। अगर आप पहले टेस्ट करवा लेते हैं तो उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, 6 मंथ के लिए जो है वो एक्सेप्ट होता है। और उसमें अगर आपका ये है कि अगर आपको जो है वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना और आपको जो है वो यूनिवर्सिटी चेंज करवानी है, तो उसकी कुछ 2,000 फीस होती है, आप वो देते हैं और वो जो है वो आपको यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। टीबी टेस्ट पहले करवाने का आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप में जो है वो किसी भी किस्म का कोई सिम्टम पाया जाता है तो आपको पहले ही पता लग जाता है, और आपका जो है वो काफ़ी सारा जो है वो टाइम जो है वो वेस्ट होने से बच जाता है। ना कि आपने जो है वो फीस हर चीज़ जो है वो पे कर दी हो, उस टाइम आप जब टीबी टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो है वो काफ़ी सारा जो है फिर इशू बन जाता है। तो जब आपको कैश इशू हो जाता है तो कैश क्या चीज़ है? कैश जो है वो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ है। और कैश जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको भी ईमेल के थ्रू सेंड कर देती है, और एक कॉपी जो है वो डायरेक्ट एम्बेसी को जो है वो सेंड कर देती है, और उसके बाद जो है वो आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद वीडियो चाहिए कि आप अपना वीज़ा कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, और जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाने के क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप खुद करते हैं तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या फ़ायदे हैं, तो आप मेरी जो है वो बाकी वीडियोस जो है वो उनको देख सकते हैं। उसमें जो है वो मैं तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ।